शादी कर लेते हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। चल कर लेते हैं, पर तुम्हें आशीष को डिवोर्स देना होगा। वो डिवोर्स के लिए कभी नहीं मानेगा। इसीलिए तो समझा रहा हूँ, जो चल रहा है उसे चलने दो। देखो मेरे पास अच्छी गाड़ी होती, अच्छा घर होता, अच्छी जॉब होती, तो तुम्हें आशीष के साथ रहने ही नहीं देता। मैं खुद ही बोल देता, लात मार के भगाओ इससे। मैं समझती हूँ जितेन, पर ऐसे छुप छुप के मिलने में तो खतरा है ना। अगर किसी दिन आशीष को पता चल गया तो? तब की तब देखेंगे। हे भगवान, वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम चुप हो, तुम चुप हो जल्दी से। घंटी सुनाई नहीं देती क्या? कब से कंट्रोल करके खड़ा हूं। यहाँ टंकी फुल है मेरी, अभी खोलती नहीं तो यहीं टंकी खाली कर देता। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कोई चोर हूं क्या? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 2 साल हो गए तुम्हें जॉब छोड़े हुए, अब तक तूने दूसरी जॉब भी नहीं पकड़ी। तुम्हें पता भी है 5 लोगों के परिवार के लिए कितना खर्चा आता है? देख, मैं अकेले इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता। तो मैंने कब मना किया है? जब भी जॉब लगेगी ना, सारे पैसे लौटा दूंगा। जैसे आवारों की तरह घूमने से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। दिन भर है ना काम के लिए बाहर घूमता हूँ। अगर इतना लग रहा है ना, तो तुम्हारे कमाई का एक निवाला नहीं खाऊंगा कल से। मुझे पता है जॉब कैसे ढूंढी जाती है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। देख अक्षय, तू कल से घर में पैसे देना शुरू कर दे, नहीं तो चला जाए यहाँ से। चला जाऊं? ऐसे कैसे चला जाऊं? ये घर है ना, हम दोनों के नाम पे है। मैं नहीं जाने वाला। आपको पता भी है इस घर में जीना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। जहां बात बात पर जताया जा रहा है कि हम पर एहसान किए जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मेरे बेटे मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे। हाँ तो पूछिए नहीं इससे, जॉब नहीं करता तो दिन भर कहाँ घूमता रहता है? दिन भर जहां भी रहता हूं ना, आपके लिए अच्छा ही है ना। मेरे हिस्से का 2 वक्त का खाने का पैसा बच जाता है। कैसी बात कर रहे देवर जी? अनुराग ने कब आपको घर में खाना खाने के लिए मना किया? तो फिर किसी को क्यों जानना है मैं दिन भर क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ? पापा आप ना हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। बस, दोबारा मुझे ये बात नहीं सुननी। सुनिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो घर का थोड़ा सामान लेकर आना है। अभी 2 दिन पहले ही तो दिए थे 1000 रुपए। सुनो, क्या 2 दिन पहले? हाँ, जैसे तुम्हारी दारू महंगी हो रही है ना, घर गृहस्थी का सामान भी महंगा हो रहा है। दारू पीने के पैसे हैं तुम्हारे पास, पर घर गृहस्थी के सामान के लिए पैसे नहीं है। हाँ नहीं है पैसे, कर ले जो करना है। अरे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे पैसे चाहिए, मतलब पैसे चाहिए। हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे सुनो,
वो अभी घर से बाहर निकला है। ठीक है। अरे बॉडी पर कहीं भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं हैं, लेकिन बॉडी पर स्टैबिंग मार्क्स हैं। शायद मर्डर नहीं चाहता था कि कोई इसे पहचान सके। सर 500 मीटर पर एक गाड़ी मिली है, गाड़ी के आसपास खून है। सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला। आरटीओ ऐप से कंफर्म किया है कि ये गाड़ी आशीष खुराना के नाम पे है। आशीष खुराना? सर आशीष खुराना की वाइफ सिमरन ने आज सुबह ही उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। बॉडी के साथ में ये खून मैच करके देखो, सिमरन को बुला के आइडेंटिफिकेशन करवाओ, ये गाड़ी फॉरेंसिक में भेजो और आशीष का सीडीआर और कल रात की लोकेशन निकलवाओ। यस सर। तृप्ति, कल शाम को काम से लौटा तो थर्ड फ्लोर से चिकने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया पुराना फैमिली फिर से झगड़ा कर रही थी। जाके देखा तो आशीष गुस्से से भाग गया। सर इन दोनों का तो लगा ही रहता है। आशीष शराब पी के आता है और फिर दोनों मियां बीवी में झगड़ा होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है सर कि कभी दूसरे आदमी के साथ झगड़ा हुआ ही नहीं। कौन दूसरा आदमी? सर एक आदमी है, जब आशीष घर पे नहीं होता है ना तब वो घर पर आता है। मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं उसे देखूंगी तो जरूर पहचान जाऊंगी। तो आपके हस्बैंड मिस्टर आशीष खुराना उस शाम को 7 बजे घर से बाहर निकले थे और फिर वापस लौटे ही नहीं। जी सर, हर दिन वो आधी रात को घर वापस आते थे। सर उस दिन मैंने फोन किया उन्हें तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में आ रहे हैं। सर उसके बाद मेरी आंख लग गई थी तो रात के करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। वो घर वापस नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन किया पर सर सुबह तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सर मैं पुलिस स्टेशन चली गई। देर रात तक घर से बाहर रहने की क्या वजह थी? कम? नहीं सर, उन्हें शराब पीने की लत लगी हुई थी। शुरू में वो घर पर ही शराब पीते थे। जब मैंने रोका तो बाहर जाने लगे और फिर हर दिन वो नशे की हालत में घर वापस आते थे। काम क्या करते थे वो? सर वो बैंक में जॉब करते थे। 2 साल से उनके पास कोई जॉब नहीं थी
तो हमने पड़ोसियों से सुना है कि जब आशीष घर पर नहीं होते थे तो अक्सर आपको एक व्यक्ति मिलने के लिए आया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति के साथ मिलके आपने आशीष को... व्यक्ति? सर, ये आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे मेरे पति की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं। फिर आप ये इन पड़ोसियों की बातें सुनकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। सर, इनका तो काम होता है किसी के लिए कि कुछ ना कुछ कहना। सर, ये तो बस जले पे नमक छिड़कते हैं। क्या इस आदमी को जानते हो? हाँ मैडम, यह आदमी तो कल रात को यहाँ पर बैठ के दारू पी रहा था। करीब 11:15 बजे ना वो यहाँ से निकल गया। अब अकेला था या इनके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। ठीक है, कर सकते हो। सर, हमने बार का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और जैसे मैनेजर ने हमें बताया वैसे ही आशीष बार में अकेला ही ड्रिंक कर रहा था और 11:45 को आशीष बार से अकेला ही निकला और आशीष के लोकेशन डिटेल के अनुसार वो नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा था वहां तक जहां पर हमें उसकी बॉडी मिली, जो कि एक सुनसान जगह है। आशीष अकेला गाड़ी चला रहा था, इसका मतलब किसी ने रास्ते में उसे रोका और उस पर हमला किया। ये 12 तारीख की रात का मालजीपाड़ा का डंप डेटा निकल पड़ा। यस सर। सर, पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 12 तारीख की रात 12 से 13 तारीख की सुबह 3 बजे के बीच में हुई। मल्टीपल स्टैबिंग और एक्सेसिव ब्लड लॉस, और सर उसके लंग्स में धुएं के ट्रेसेस नहीं मिले, मतलब कि उसे मारने के बाद जलाया गया। और सर फॉरेंसिक में कुछ खास नहीं है, उसकी कार में उसके अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है। तू पहले मेरी बात सुन, मुझे कल शाम तक हर हाल में फैसला चाहिए। तू बस टाइम बोल, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। नागेश, कोणाशी बोलतोय? कहीं फिर से वही? आई तू कशाला घाबरते एवढं? अरे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है, बाय। सर, आशीष के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसे लास्ट कॉल किसी अक्षय संपत का आया था और बार से निकलने के 15 मिनट पहले तक वो उसी से बात कर रहा था। बार के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है सर। अक्षय संपत? हाँ सर, और इसके कॉल रिकॉर्ड में किसी जीतेन शाह का भी नंबर मिला और ये तीनों लगातार टच में थे। इनफैक्ट दिन में 2 से 3 बार बात भी किया करते थे। डंप डेटा का क्या हुआ? सर, आज शाम तक मिल जाएगा। सर, मैं जीतेन और आशीष बरसों पुराने दोस्त थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आशीष अब हमारे बीच नहीं है। 12 तारीख की रात को आप दोनों के बीच काफी बातें हुई थी फोन पे। क्या बात हुई थी? सर, जनरली ऐसे ही फोन किया था, इधर उधर की बातें की और रख दिया। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं घर पे ही था। हाँ कदम, ठीक है सर। जीतेन के पेरेंट्स का कहना है कि 13 अक्टूबर को वो सूरत गया था काम के सिलसिले में। मर्डर के नेक्स्ट डे बाहर चला गया। उसको फोन करके बुलवाओ और ये अक्षय की स्टोरी चेक करो। झूठ क्यों बोला? जिस वक्त आशीष बाहर से बाहर निकला उसी वक्त तू भी अपने घर से बाहर निकला और फिर रात को 1:30 बजे तक तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। वो क्या है सर, मैं रात को अक्सर बाहर जाया करता हूँ। वो क्या है ना, मुझे पान खाए बगैर नींद नहीं आती। और रही बात मोबाइल की, तो मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर, इसलिए स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन मैं जैसे ही घर लौटा मैंने चार्जिंग पे लगाया और सो गया। कितने घंटे तक बाहर था?
यही कोई लगभग 1 आध घंटा। पान वाले के वहाँ बहुत भीड़ थी क्या? 1 घंटा लग गया? नहीं सर, वो क्या है, मैं पान खाने के बाद ड्राइव पे जाता हूँ, वो ट्रैफिक कम रहती है ना रात को। कौन से पान वाले के वहाँ गया था? चौरासी पान वाला सर। अक्षय साहब, वो तो हमेशा आते रहते साहब। उस रात को भी करीब 12 बजे आए थे। तुम्हें इतना यकीन कैसा है? उस रात उन्होंने मुझे 2000 रुपए का नोट दिया था। मेरे पास भी छुट्टा नहीं था, उन्होंने मेरे पे भरोसा कर लिया। वो बोले मैं रोज आते रहता हूँ, बाद में पैसे लेके जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अक्षय तो दिन रात घर से बाहर ही रहता है, घर में तो बस खाना खाने आता है। पता नहीं कौन से बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी तो छोड़िए, उसकी खुद की पत्नी भी परेशान रहती है। मतलब दिन भर वो काम की वजह से घर पे नहीं होता है। सालों से उसे पान खाने की आदत है, तो रात को 1-2 घंटे के लिए वो बाहर चला जाता है। सर, पूरे घर का माहौल खराब करके रखा इसने। इसकी इन आदतों की वजह से हमने पूछना भी बंद कर दिया है। आप तो अक्षय की पत्नी है, आपको तो पता होगा ना कहाँ कितना वक्त गुजारते हैं आपके पति। सर, मैं ज़्यादा कुछ पूछती नहीं हूँ उन्हें। जब तक वो आता है मैं सो जाती हूँ, इसलिए हम दरवाजे को लॉक भी नहीं करते, ताकि उन्हें जब भी आना हो रात को वो आ जाते हैं। अगर अक्षय ने आशीष को नहीं मारा है तो फिर कौन हो सकता है? ये जितिन का है। सर कल आ रहा है। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है, वो बॉडी आशीष की है और मैंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया। उसे शराब पीने की लत थी, इसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। कदम, ये जितिन के घर के बाहर नजर रखने के लिए कांबड़े को भेजो। जैसे ही वो घर पे पहुंचेगा उसको सीधा पुलिस स्टेशन लेके आओ। ओके सर। आशीष की वाइफ सिमरन, उसका क्या हुआ? सर उसकी सीडीआर चेक की, एक नंबर मिला है जिससे वो लगातार बात करती है। इंक्वायरी की तो पता चला कि उसकी बहन रश्मिका भल्ला का है। नॉर्मल बात है सर, लेकिन हर दिन घंटों घंटों बातें करना और एक ही दिन में 2-3 बार बात करना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? रश्मिका और सिमरन दोनों के सीडीआर और लोकेशंस निकलवाओ। सर, और इसके पास और एक जली हुई बॉडी मिली है। बगा जरा। सर, सर, बॉडी को पेट्रोल से जलाया गया है और बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि लगभग 12 घंटे पहले मौत हुई है, यानी कि मर्डर कल रात को हुआ है। सर, गाडीमध्ये काहीच सापडलं नाही। ये गाडी अक्षय संपत के नाम पे है। परिवार वालों को बुला लो। हमें बॉडी पर से ये वॉलेट, कपड़े और एक घड़ी मिली है। ये तो अक्षय के सर। हमें आप लोगों का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि अक्षय की बॉडी है। बहुत कोसते थे सर ये लोग हमें, उनकी नौकरी क्या चली गई, हमारी हालत तो भिखारी जैसे हो गई थी, इसीलिए अक्षय ने इनसे हिस्से की बात की थी। सर, मैं अपने फैमिली को टूटने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया था।
सर ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे की बुरी आदतों की वजह से उसे ना डांटे? 2 साल हो गए सर और जॉब ना मिले, कैसे हो सकता है सर? मेरा बेटा कामचोर हो गया था, इसलिए मैं उसे सही रास्ता दिखाना चाहता था। घर तुम्हारी इनकम से चल रहा था तो घर में भी तुम्हारी चलती होगी। बिल्कुल नहीं सर, भाई था वो मेरा। और सर कभी कभी समझाने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, और वैसे हम लोग सब प्यार से ही समझा रहे थे उसको सर। मुझे वॉशरूम जाना है। पहले आशीष और अब अक्षय, 2 दोस्तों की मौत हुई है। ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? दोनों मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? नहीं सर। सिवाय इसके कि दोनों दोस्त थे और दोनों को मारने का तरीका सेम है। कुछ तो है जो हमें सतह पे नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो इन दोनों के या तीनों के पास से जुड़ा हुआ है। सर, जितेन आ गया। क्या? अक्षय नहीं रहा? उसका मर्डर हुआ है उसी तरह जैसे आशीष का हुआ। जब ये सब हुआ तुम कहां थे? सर, डायमंड के बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। सूरत गया था अपने कजिन के पास, उसका डायमंड पॉलिशिंग का काम है। तुम्हारे अक्षय और आशीष के बीच में रिश्ते कैसे थे? तीनों गहरे दोस्त थे सर, एक दूसरे के बहुत करीब। लेकिन अब तो मैं अकेला। हेलो, प्लीज हेल्प मी। कदम। यस सर। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अक्षय संपत ने किया। अक्षय संपत? मैम, मैं फंस चुकी हूँ, प्लीज मदद कीजिए। क्या यही है वो आदमी?
सर प्लीज आप बाहर जाइए। पंद्रह अक्टूबर की सुबह हमें अक्षय की बॉडी मिली और पोस्टमार्टम के हिसाब से अक्षय की मौत को 12 घंटे बीत चुके थे, यानी 14 अक्टूबर की रात को ही अक्षय की मौत हो गई थी। तो वो 15 की सुबह प्रियंका का रेप कैसे कर सकता है? सर लेकिन अक्षय की फोटो देख के भी प्रियंका ने कंफर्म किया है। लेकिन कदम ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद प्रियंका किसी के कहने पर अक्षय को फ्रेम कर रही है। प्रियंका का बैकग्राउंड चेक करो। यस सर। सर प्रियंका के घर की तलाशी ली, ना ही कोई बड़ा अमाउंट मिला है ना ही कोई बड़ी ज्वेलरी। घर का बेसिक सामान है सर, और थोड़ा बहुत पैसा है। हाँ सर, प्रियंका ने यह फ्लैट रेंट पे लिया था, लेकिन डील के वक्त तो 2 आदमी आए थे। कौन 2 आदमी थे? सर मैंने प्रियंका के बैंक डिटेल्स चेक किए। अक्षय संपत के साथ साथ एक और आदमी प्रियंका को मंथली अलाउंसेस दे रहा था। कौन? सर ये सच है कि प्रियंका से रिलेशन बनाने के लिए मैं उसे पैसे देता था, पर इसमें गलत क्या है? ये मेरे और उसके बीच की सेटिंग थी। सही गलत के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये सच है या नहीं। आशीष का क्या? आशीष का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका वाले मामले में मैं और अक्षय इन्वॉल्व थे। प्रियंका ने कहा कि 15 अक्टूबर की सुबह अक्षय ने उसका रेप किया। कैसे हो सकता है? क्योंकि अक्षय तो 14 अक्टूबर की रात को मर चुका था। उसके पूरे शरीर पे चाकू से वार किए गए और बाद में पेट्रोल डाल के उसे जला दिया गया। और वो बॉडी अक्षय की ही थी, क्योंकि उसका डीएनए उसके फादर के साथ मैच हो गया। तो इस बारे में अगर तुम कुछ भी जानते हो, ये सही वक्त है, बता दो। सर ये हो कैसे सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। तुमने और प्रियंका ने मिलकर अक्षय और आशीष को मारने का प्लान बनाया। तुम्हारा मोटिव क्या था? पैसा या कुछ और? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मेरा इन दोनों मर्डर से कोई वास्ता नहीं है सर। सर आशीष, जितेन और अक्षय, इन तीनों की दोस्ती के अलावा एक और कनेक्शन है इन तीनों से रिलेटेड। सर 3 साल पहले इन तीनों को एक बड़े स्कैम के चक्कर में पकड़ा था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। मैंने उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नचिकेत परब को बुलाया। सर मैंने आशीष और अक्षय के मर्डर के बारे में पढ़ा। 3 साल पहले आशीष, अक्षय और जितेन, इन तीनों ने मिलकर मुंबई के बैंक में फ्रॉड किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था। क्या किया था? सर दरअसल आशीष, अक्षय और जितेन तीनों लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। 3 साल पहले गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए एक स्कीम लाई थी, जिससे वो गरीब लोगों को 50,000 रुपये का लोन दे रही थी। 500 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था और उन सबके लोन इन तीनों ने पास किए थे। बैंक ने 2.5 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन उन लोगों ने ये पैसा एक नकली एग्रो कंपनी में ट्रांसफ़र किया था, जो कंपनी इन्होंने बनाई थी। कई सारे वेंचर्स कैपिटल्स को इनकी नकली कंपनी का आइडिया पसंद आया और उन्होंने उस कंपनी में 10 से 12 करोड़ रुपए डाले। तब तक इन लोगों ने एक बड़ा सा ऑफिस लेके उन सबको झांसे में रखा और जैसे ही उनका काम बन गया, उन्होंने ऑफिस बंद किया और फरार हो गए। जब वेंचर कैपिटल्स को एहसास हुआ कि वो कंपनी नकली थी, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की। सर हमने तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। यस सर, हमने तो पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही लोन सैंक्शन किया था उन लोगों को। सर लोन लेने के बाद वो लोग अपने पैसे का क्या करते हैं, हमारा लुकआउट नहीं। उन लोगों ने तुम्हारे कहने पे अपना सारा पैसा तुम्हारी नकली कंपनी में लगा दिया। सर किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? सर आप क्या बोल रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं था, इसलिए केस को बंद करना पड़ा। 12.5 करोड़ गायब थे, 10 करोड़ वेंचर कैपिटल्स के और 2.5 करोड़ बैंक के, जो बैंक ने लोन में दिए थे। और केस के चलते इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतना बड़ा घपला करने के बाद भी कहीं कोई प्रूफ नहीं मिला। सर क्योंकि उन्होंने अपने या अपने फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं रखा था। उन्होंने नकली नाम, नकली एड्रेस, नकली पैन कार्ड और नकली आधार कार्ड से उस कांड को अंजाम दिया था। और रजिस्टर ऑफ कंपनी में भी उन्होंने किसी को घूस खिला के अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई थी, इसलिए किसी ने अच्छे से कंपनी की जांच पड़ताल भी नहीं की। तो ये थी वो मिसिंग कड़ी। तो तुमने जितेन की मदद इसलिए की ताकि वो अक्षय और आशीष को मार के उनका सारा पैसा हथिया सके। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ।
पापा अक्षय और जितेन अंकल के लिए काम करते थे। उनकी डेथ के बाद मैं और मम्मी बहुत अकेले हो गए थे। मुझे अपनी आगे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने जितेन अंकल को कहा, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा फायदा उठाया। बाद में अक्षय अंकल ने भी यही किया। तुम्हारी कहानी पे कैसे यकीन करें? अक्षय की 14 तारीख की रात को मौत हो गई थी, फिर 15 तारीख की सुबह को वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। उस दिन सुबह अक्षय ही था। कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, शहर छोड़ के नहीं जाना। ये जितेन अभी भी प्रियंका की बिल्डिंग में जाता है सर, और जिस दिन प्रियंका हॉस्पिटल में थी ये उस दिन भी उस बिल्डिंग में गया था। पैसे ढूंढने गया होगा। सर हमने तो फ्लैट को बहुत अच्छे से चेक किया था, हमें तो पैसे नहीं मिले सर। सिमरन से मिलने गया होगा। ये बिल्डिंग में तो रेगुलर जा रहा है और बिल्डिंग के सीसीटीवी में इसे देखा भी गया है, लेकिन किस फ्लैट में जाता है ये बताना बहुत मुश्किल है। सर रश्मिका के CDR रिपोर्ट आ गया है, सेम पैटर्न है, सिमरन से कॉल, दिन में कई बार और लंबे समय तक बातें की है। ये रश्मिका रहती कहाँ? सर आपकी बहन का और आपका रजिस्टर्ड एड्रेस सेम कैसे हो सकता है? आपके साथ रहती है? नहीं सर, सर मैंने मेरी बहन के नाम से एक सिम खरीदा था। पिछले साल तक वो यहीं रहती थी, फिर उसकी शादी हो गई और वो US चली गई। वो नंबर आप कौन यूज करता है? जितेन। सर जितेन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आशीष को पता ना चले इसलिए जितेन वो नंबर यूज करता था। ये जितेन का और आपका रिश्ता कब से चल रहा है? 2 साल से सर। जब भी आशीष बाहर जाता था तो मैं जितेन को घर बुला लेती थी। इसीलिए आपने और जितेन ने कोर्ट में शादी के लिए रजिस्टर किया है? सर मेरी और आशीष की शादी तो 6 महीने में ख़त्म हो गई थी। आशीष को मेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी शराब पीने की लत, रोज़ की लड़ाई, सर मैं थक चुकी थी। और इसी दौरान मुझे जितेन मिला और मैं जितेन से अट्रैक्ट हो गई। और इसीलिए आप दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया ताकि आप दोनों आसानी से शादी कर सकें। नहीं सर, नहीं। सचिन अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना बहुत स्मेल आ रही है, गेट भी नहीं खोल रहा है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। अरे चला बाजूला पटकर। सर ये मकान मालिक है, इन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया था। दरवाजे के अंदर से बदबू आ रही थी सर, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे इसलिए हमने दरवाज़ा नहीं खोला। एक चाबी होगी ना आपके पास? खोल लीजिए। सर ये सुसाइड नोट मिला है। पुलिस को सब कुछ सच बताने की बात थी। पुलिस मुझे ही मर्डर्स का जिम्मेदार मान रही है। जब पुलिस ही गलत इल्जाम लगाएगी तो मैं किसके पास मदद के लिए गुहार लगाऊं? मैं पूरी तरह निराश हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। सर आशीष और अक्षय की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। आप लोग कुछ कहते ही क्या है सर? 2 लोगों का मर्डर हो चुका है और दोनों के ऊपर 12 करोड़ की लूट का इल्जाम है। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, चाहे तो आप उसको बचा सकते थे अगर आप अपना काम ढंग से करते तो, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जवाब दीजिए सर। मैम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को बता देंगे। प्लीज चलिए आप लोग। सर आइए। सर आप रात को सुकून की नींद कैसे सो पाते हैं ये जानते हुए कि आपकी वजह से किसी की मौत हो गई है? क्या आपको बुरा नहीं लगता इस बात का? जवाब दीजिए सर, हम सब जानना चाहते हैं इस बारे में। आप लोग प्लीज चलिए। लेकिन सर हमारे सवालों का क्या? मैडम आगे बात चला।
हो सकता है कि जीतेन और सिमरन ये दोनों इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए प्रियंका को मार के ये सुसाइड का नाटक रच रहे हैं। और अगर प्रियंका ने वाकई में सुसाइड किया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। प्रियंका ने कहा कि अक्षय संपत ने उसका रेप किया, जबकि अक्षय तो एक दिन पहले ही मर चुका था। प्रियंका सच बोल रही थी। सर कसम से हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया, और जिस रात आशीष का मर्डर हुआ उस रात 3 बजे तक मैं सिमरन के साथ था। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। 2 को-कॉन्स्पिरेटर्स की गवाही तो चलेगी नहीं। आशीष को मारा पैसों के लिए और प्रियंका को मारा हमारा ध्यान भटकाने के लिए। सर ये आप बार बार क्यों कह रहे हैं? जो मैंने किया ही नहीं उसको क्यों बुलवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? सर ये गोविंद संपत परिवार की हिस्ट्री चेक की है, पता चला है कि गोविंद की गीता नाम की भाभी है। ये गोविंद गीता को कुछ पैसे भी ट्रांसफर किया करता था, और गीता का एक बेटा भी है, नागेश नाम है उसका। और गीता ने पनवेल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी कराई है। 14 तारीख से गायब है, 14 अक्टूबर से। नागेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? नहीं तो। 14 अक्टूबर को नागेश कहाँ गया था? उस दिन उसने शाम को मुझे फोन किया था और मुझसे कहा कि उसे आने में देरी होगी। मैंने उससे पूछा भी क्यों। उसने कहा था वो घर आके मुझे खुशखबरी देगा, लेकिन वो नहीं आया। कदम, नागेश की गाड़ी की डिटेल्स ले लो। यस। सर, नागेश के सीडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे 14 अक्टूबर की शाम को थाने के किसी पीसीओ से फोन आया था। सर, जब मैंने उसकी लोकेशन डिटेल्स चेक की तो उसने पनवेल से लेकर थाने तक ट्रैवल किया है। और सर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसकी आखिरी लोकेशन वहां पर मिली है जहां पर हमें अक्षय की जली हुई बॉडी मिली। इसका मतलब ये है कि या तो अक्षय ने नागेश को मार दिया और ये दिखाया कि मर्डर अक्षय का हुआ है, और या तो फिर नागेश ने अक्षय को मार डाला और वहां से निकल गया। जो जली हुई बॉडी हमें मिली थी उसका डीएनए गीता से मैच करके देखो और नागेश का मोबाइल ट्रैक करो। सर, ये नागेश का फोन थोड़ी देर पहले पुणे में ऑन हुआ था, लेकिन स्विच ऑफ हो गया। सिम कार्ड डीलर को ट्रेस। सर, इनमें से कौन था? सर ये था। संपत परिवार के पड़ोस में ही रहती थी। गोविंद शादीशुदा थे, फिर भी हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और उसने मुझसे मंदिर में शादी कर ली। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे पनवेल वाले घर में शिफ्ट कर दिया ताकि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन हाँ, गोविंद की पहली बीवी के बच्चों से उसकी कुछ लड़ाई चल रही थी। प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से को लेकर गोविंद नागेश को हिस्सा देना चाहता था, लेकिन अक्षय और अनुराग को मंजूर नहीं था, इसलिए कई बार उन लोगों में झगड़ा हुआ। तू पहले मेरी बात सुन। मुझे कल शाम तक हर हाल में फैसला चाहिए। तू बस टाइम बोल, मैं पहुंच जाऊंगा। और किसी से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। मुझे ये बताओ, 12 तारीख की रात को क्या हुआ था? सर, मैंने आशीष को फ़ोन किया। आशीष, कल फिर से कोई नया बहाना बनाया तो तुम यही बोलोगे कि पैसे कहीं और छुपाए, वहाँ लेने जाना है। अरे तू टेंशन मत ले यार, एक काम कर, तू आज ही आ जा, मैं आज ही तेरे को दे दूंगा। तो तूने सोचा कि सारा पैसा तू ले लेगा? सर, मेरे मन में लालच आ गया था। सबसे पहले मैं चौरसिया पान वाले के पास गया और इस बात का ध्यान रखा कि उसे याद रहे कि मैं उसकी दुकान पर आया था। मैंने उसको 2000 का नोट दिया और बोला कि छुट्टा बाद में ले लूँगा। उसके बाद मैं उस रास्ते पर निकल गया जहाँ से आशीष गुजरने वाला था। पीछे आशीष की गाड़ी आई, मैं उसका पीछा करने लगा।
बैंक के फ्रॉड से हमें 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। वो सारे पैसे हमने आशीष के पास रखे थे। नीरज और मैं बार बार उसे कह रहे थे कि हमें हमारा पैसा दे दे ताकि हम भी हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो हमेशा हमारी बात टाल देता था। साहब ये अक्षय आशीष को कुछ नहीं बोलता था, मैं ही उसके पीछे पड़ा रहता था। मैं कहता था अरे जब पैसा है और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। मुझे नहीं पता था ये कमीना उसे मार देगा। तू भी कोई बड़ा दूध का धुला नहीं, समझा ना? कंट्रोल कंट्रोल। पैसा कहाँ छुपा है? सर ये सब करके मैं घर आ गया और पैसे गिनने लगा, तब मेरा भाई अनुराग उसने मुझे देख लिया। मुझे उसे सब बताना पड़ा। तब अनुराग ने मुझे एक आइडिया दिया। देखिए आशीष के मर्डर केस में ना चांसेस है कि पुलिस तुझ पे शक करे, क्योंकि उसे लास्ट कॉल तूने किया है। और ये भी हो सकता है कि वो जो पान वाला है वो तुझे याद नहीं रखे तो फिर अभी क्या करना चाहिए? देख भाई, तुझे मरना होगा। क्या? अरे मतलब तेरे नाम पे किसी और को मरना होगा। लेकिन ऐसा है कौन? तो तुम दोनों ने मिलके नागेश को मारने का प्लान बनाया ताकि नागेश का और गोविंद का डीएनए आसानी से आपस में मैच हो जाए और ये प्रूव हो जाए कि मरने वाला तू है। सर नागेश ने पहले से ही प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर हमारे नाक में दम कर रखा था, तो हमने सोचा कि एक ही तीर में दो शिकार हो जाएंगे। 14 अक्टूबर को हमने नागेश को फ़ोन करके ये कहा कि हम लोग उसे प्रॉपर्टी के हिस्से में शरीक करने को तैयार है। उस बारे में बात करने के लिए हमने उससे थाना बुलाया। रात भर यहाँ वहाँ घूमते रहे, यही सोचते कि आगे क्या करना है। तब अनुराग ने मुझे बताया कि उसे सब कुछ सेट करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो मैंने सोचा मैं भी अपना समय प्रियंका के साथ बिताऊं। लेकिन सर जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे नहीं चाहिए पैसे, जाओ। किसे जाने को बोल। तब तक अनुराग ने पुणे में मेरे लिए टैक्सी ड्राइवर के जॉब का इंतजाम करके रखा था। तो मैं प्रियंका को उसी हालत में छोड़कर पुणे चला गया। वहाँ जाकर मैंने नागेश की गाड़ी बेच दी और नकली आधार कार्ड बनवाए। चार्जशीट बनाओ और वो अनुराग को ढूंढ के ले आओ। चलो। इतने गरीबों को लूटा, बैंक को बेवकूफ बनाया, करोड़ों रुपयों का गबन किया, अंत में क्या मिला? पैसा जरूरी है, लेकिन अनैतिक रूप से कमाया हुआ पैसा क्या वाकई आपके काम आ सकता है? सर, जैसे आपने बताया था, मैंने प्रियंका के होम टाउन का एड्रेस निकाल के उसकी माँ को पानीपत में खबर पहुंचा दी है और उनको ये भी बताया है कि उनकी बेटी कॉल सेंटर में जॉब करती थी।